Recording in progress. बंदा बनो ये क्या कर। चलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा लेक्चर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इसको ना डिस्कस करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है ना, किसी ने ना लेफ्ट नहीं करना जब तक मैं आपको ना कहूंगा। मैं अटेंडेंस लूंगा, उसके बाद आप लोगों ना लास्ट पे लेफ्ट कर दीजिएगा। देखो बच्चों, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा, दो क्लासेस होंगी जी, हम 4-5 टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन टॉपिक हमारे छोटे छोटे हैं। बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है जिसको हम ओडीसी कर्व कहते हैं, ठीक है। दैट इज आल्सो कॉल्ड द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है बच्चों। जिसका दूसरा नाम हम क्या यूज करते हैं सर, दैट इज कॉल्ड द ओडीसी कवर। अब जितने भी एमसीक्यूज के अंदर वर्ड यूज किया जाता है ना, वो ओडीसी के नाम से यूज किया जाता है। सबसे पहले तो ये है कि बच्चों ओडीसी कवर, ये कर्व का मतलब क्या होता है या ओडीसी का क्या मतलब है। यहाँ पर हमारे पास है दो वर्ड्स, एक है ऑक्सीजन एंड द अदर वन इज द हीमोग्लोबिन। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, इस तरह एक रेड ब्लड सेल्स को हमने ड्रॉ किया था। वेरी बैड, रेड ब्लड सेल यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो every red blood cells has a hemoglobin molecule and that hemoglobin molecules can bind the four oxygen molecules, ठीक है। ये तो आप सबको पता है ना कि एक रेड ब्लड सेल्स के साथ जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करती है बच्चों, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ना बाइंड करती है। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन तो हो गया ना, ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का। अब ये जो कर्व है ना बच्चों, ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कर्व को देख के हम ना काफी सारी चीजें बता सकते हैं, जो उस एक नॉर्मल पर्सन के अंदर या एक पैथोलॉजिकल जिस पेशेंट के अंदर कोई डिजीज है उसके अंदर ये कर्व कैसे चेंज हो सकती है, वो सारी बातें हमने यहाँ पर ना डिस्कस करनी है। तो एट दी एंड जो दो रिलेशन है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के। डिसोसिएशन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन है वो कितनी आसानी से आपकी हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होती है, मतलब सेपरेट होती है। तो बच्चों जो हम यहाँ पे रिलेशन देखेंगे कि सर ओडीसी कर्व हमें दो चीजें बताती हैं कि ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन से, ये ऑक्सीजन हो गया प्लस आपकी हीमोग्लोबिन हो गया, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कितना इजीली क्या करती है, सेपरेट होती है। अगर वो इजीली सेपरेट हो जाए तो हम उसको क्या करेंगे सर, द कर्व इज द राइट कर्व। अगर आपके पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से इजीली सेपरेट ना हो रही हो तो उसको हम कहेंगे दैट लीड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट कर्व। तो ये जो आपको जो भी देखो, ये सेंट्रल वाली है एक नॉर्मल कर्व। तो ये जो आपको राइट साइड की तरफ कर्व नजर आएगी बच्चों, ये हमारे पास है जब अनलोडिंग इजी हो जाती है या जब आपके पास जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से इजीली सेपरेट हो जाती है। तो राइट कर्व इजी डिसोसिएशन, और जो हमारे पास लेफ्ट है दैट इज नॉट डिसोसिएशन, हम जिसको कहेंगे दैट इज डिफिकल्ट डिसोसिएशन, कि वहां पर जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन से सेपरेट इजीली नहीं होती। ठीक हो गया बच्चों। पहला सर जो हमारे पास टॉपिक का मतलब था वो हमें समझ आ गया कि इस टॉपिक के अंदर ये जो कर्व है, ये कर्व हमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो डिसोसिएशन है, यहाँ जो हमारे पास सेपरेशन है, यहाँ जो हमारे पास अनलोडिंग है वो बताती है। अगर वो कर्व राइट साइड की तरफ जा रही है तो ज्यादा इजीली क्या होती है, ऑक्सीजन अनलोड हो जाती है या ज्यादा इजीली ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है हीमोग्लोबिन से सेपरेट। और अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिसोसिएशन है या जो सेपरेशन है वो इजीली नहीं हो रही, वहां पर जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड है। ठीक है, तो ये दो कर्व हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो आपके पास लिखते क्या है, शिफ्ट्स इन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व रिफ्लेक्ट लोकल टिश्यू ऑक्सीजन डिमांड्स। कि बच्चों ये जो आपको कर्व नजर आती है ना इस ओडीसी, मैं सारा कुछ मतलब बताता हूँ इसका, बहुत इजी है। इसको भी अभी हमने बड़े फनी तरीके से याद करना है। बच्चों जो शिफ्ट होंगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के अंदर, ये चीज आपको बताती क्या है, लोकल टिश्यू की ऑक्सीजन डिमांड को। कि अगर तो ये ज्यादा राइट शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब है कि भाई जो हमारे पास टिश्यू है उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ वो ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा है। क्या कहा सर हमने, अगर जो हमारे पास ओडीसी कर्व है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन की अनलोडिंग है वो ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है कि टिश्यू ज्यादा ऑक्सीजन को वहां से सेपरेट करवा रहा है आपकी हीमोग्लोबिन से। आगे आते हैं, कैन बी हेल्पफुल meets metabolic needs और harmful in toxicities and the pathophysiological situation। वो कह रहा है यार, ये कर्व देख के ना आपको दो चीजें पता चलती हैं।
पहली चीज तो ये है कि वो जो टिश्यू है उसकी मेटाबॉलिक नीड्स का आपको पता चलता है कि बाज़ औक़ात ना कुछ कंडीशन, जैसे आपको फीवर हुआ ना, तो बच्चों फीवर के अंदर आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके जो टिश्यू या जो आपका सेल है उसकी मेटाबॉलिक डिमांड्स या ऑक्सीजन की डिमांड्स भी बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा अनलोडिंग होगी हीमोग्लोबिन से, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो कर्व है वो राइट साइड की तरफ चली जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन चल रही है, लेट्स सपोज आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है, तो इस कंडीशन के अंदर जब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होगी बच्चों, तो हमारे पास ये जो कर्व है वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रही होती है, क्योंकि उस केस के अंदर जो ऑक्सीजन है, यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से अनलोड या डिसोसिएट इजीली नहीं हो रही होती। ठीक है, तो राइट मीन्स इजी डिसोसिएशन या इजी सेपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम योर हीमोग्लोबिन, और लेफ्ट है कि भाई इजीली ये आपके पास डिसोसिएट ऑक्सीजन नहीं होती। अब आपने मुझे एक चीज बतानी है कि यहाँ पर राइट साइड की तरफ जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ज्यादा है या लेफ्ट साइड की तरफ? जी स्टूडेंट्स, माइक से बताइएगा, मैं चैट नहीं देख रहा फिलहाल। सर लेफ्ट जब आपके पास साइड की तरफ। लेफ्ट साइड अफिनिटी ज्यादा किस साइड की तरफ है आपकी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की? लेफ्ट लेफ्ट राइट साइड पे, राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे बच्चों देखो, अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ज्यादा है तो इनमें ज्यादा दोस्ती हुई, मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से सेपरेट नहीं हो रही अगर इनकी अफिनिटी ज्यादा होगी। हमारे पास राइट तरफ तब होती है जब इनकी अफिनिटी कम हो जाए, जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या करें, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। तो उससे वो सेपरेट कब होंगे? जब उनके अंदर अफिनिटी कम होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर आके ये कंसेप्ट को गलत करते हैं। वो कहते हैं कि शायद ये राइट तरफ हो रही है, ऑक्सीजन अनलोडिंग ज्यादा हो रही है, शायद अफिनिटी भी ज्यादा हो रही है। नहीं बच्चों, अफिनिटी कम होती है, इसी वजह से तो सेपरेशन ज्यादा होती है। वही बात है ना कि अगर मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत कम होगी तो ज्यादा डिवोर्स के चांस होंगे ना, उनकी सेपरेशन के चांस ज्यादा होंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ बच्चों क्या है, अफिनिटी वहां पर ज्यादा होगी, लेकिन वो अफिनिटी ज्यादा होगी तो इसी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। और राइट साइड की तरफ क्या है, इजीली सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूं राइट डिक्रीज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अफिनिटी, और लेफ्ट साइड पे बच्चों क्या है कि सर यहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हो जाती है, जो अफिनिटी है वो ज्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से सेपरेशन नहीं होती। अभी हम कंडीशंस भी डिस्कस करेंगे, किन किन कंडीशंस के अंदर ये अफिनिटी ज्यादा हो रही है या हमारे पास कम होती है। अब बच्चों हम दोनों कंडीशंस को ना डिस्कस करते हैं कि सर राइट कर्व किस किस कंडीशन के अंदर आपके पास आपको नजर आती है। यहाँ पर पहले हम देखते हैं राइट शिफ्ट एंड देन वी विल डिस्कस द लेफ्ट शिफ्ट। इसके लिए मुझे एक छोटी सी गेम खेलनी पड़ेगी आप लोगों के साथ। वो ये है कि आप, मैंने कल एक क्वेश्चन भी पूछा था कि बच्चों आपको कैसे पता चलता है कि मेरे एक सेल को या मेरे एक टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए? क्या कोई मुझे बता सकते हैं? एनीवन? कि मुझे कैसे पता चलेगा कि टिश्यू या सेल को ना ऑक्सीजन की जरूरत है? जी, हाइपोक्सिया, टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज होगा तब पता चलेगा। एनीथिंग एल्स? जब एक्सरसाइज करेंगे तो टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन नीड होगी ना। यार मैं तो अगर एक्सरसाइज नहीं कर ज्यादा रहा, मैं पढ़ ज्यादा रहा हूँ। नीड होगी तो अनलोडिंग भी ज्यादा होगी। जी जी डॉक्टर साहब, वो हम एक्सरसाइज की, हम सिंपल बात करें, अभी आप बैठे हुए ना, तो जाहिर बात आपके पास ऑक्सीजनेशन तो हो रही है, हमारे लंग्स भी रिस्पायर कर रहे हैं, हमारा हार्ट भी पंप कर रहा है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है, और आपके टिश्यूज ऑक्सीजन ले भी रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो, ये जो गाड़ी जा रही है ना आपके पास, ये जिसका ड्राइवर कौन है जी? डॉक्टर जरियाब। ये जो 120 की स्पीड के ऊपर डॉक्टर जरियाब जा रहे हैं, तो डॉक्टर जरियाब को कैसे पता चलेगा कि मैंने किस किस टिश्यू को ना ये ऑक्सीजन देनी है? तो बच्चों इसके लिए मैंने अपना एक कार्ड बनाया हुआ है, डेट जो इज कॉल्ड द जो ऑक्सीजन हाई कार्ड। एफिनिटी शो करेंगे। ठीक होगा, मैं जरा आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑक्सीजन कार्ड। अब डॉक्टर जरिया आपके पास क्या है जी, जो हमारा ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके पास ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स है ना। अब ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है,
अब ये देखिएगा कि भाई मैंने किसको ऑक्सीजन देनी है, किसको मैंने नहीं देनी। उसके लिए डॉक्टर जरिए आप क्या चेक करेंगे, ऑक्सीजन कार्ड। अब ये ऑक्सीजन कार्ड का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन कार्ड के ऊपर ना कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है। अब डॉक्टर जरिए आप चेक करेंगे कि अच्छा यार इस टिश्यू के पास, हाँ ये इस टिश्यू के को ना ऑक्सीजन की जरूरत है, इसके कार्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है। अच्छा इस सेल के कार्ड के ऊपर ये चीज लिखी हुई है, इसका मतलब इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन कार्ड के ऊपर आपने कौन कौन सी चीजें देखनी है, ताकि हम क्या करें, वो चीजें देखकर हम टिश्यू या सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, भी फिलहाल माइक बंद रखें। तो यहाँ पर बच्चों आपने 4 से 5 चीजें यहाँ पर देखनी है जो आपके ऑक्सीजन कार्ड के ऊपर लिखी होंगी। सबसे पहले आपने क्या देखनी है कि सर उस सेल की अगर पीएच कम है ना, देखो बच्चों डॉक्टर जरिए आप देखते हैं कि सर सेल या टिश्यू के पास जो उसकी पीएच है वो कम है, तो आपने उसको क्या दे देनी है, ऑक्सीजन दे देनी है। पहली हमारे पास क्या शर्त होगी है, इन केस हमारे पास जो सेल या टिश्यू है अगर उसकी जो पीएच है वो कम है, तो अगर पीएच उसकी कम होगी तो हमने उसको क्या दे देना है, ऑक्सीजन का मालिक्यूल दे देना। पहला काम ये हो गया। दूसरे नंबर पर, अगर आपको उस सेल का जो टेम्परेचर है या उस एरिया का जहां पर सेल प्रेजेंट है, अगर वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो बच्चों आपने फिर भी क्या दे देनी है, उस सेल या टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देनी। ये हमने ऑक्सीजन कार्ड के ऊपर चीजें चेक करती जानी है। रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगे, अच्छा यार इसकी पीएच कम है, ये ले भाई तो ऑक्सीजन ले ले। अच्छा इसका टेम्परेचर इंक्रीज है, इसका मतलब इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ये ले भाई तू भी ऑक्सीजन ले। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, कुछ और भी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। अगर किसी सेल के पास 2,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, या जिसको 2,3 बीपीजी हम कहते हैं, अगर किसी सेल का ये इंक्रीज हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, भाई इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी ऑक्सीजन आपका रेड ब्लड सेल प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा बच्चों अगर किसी सेल की हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है उसके पास, तो आपने उसको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा अगर किसी सेल के पास ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपने क्या करना बच्चों, उसको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सर डेट इज कॉल्ड ऑक्सीजन कार्ड। कि हमें कैसे पता चलेगा किसी भी सेल या टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए हमने ये 5 में से अगर कोई एक चीज भी प्रेजेंट है ना, वहां पर कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल्ड हो रहा है, आपने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देनी। अगर उसकी पीएच कम है, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर उसका 2,3 बीपीजी ज्यादा मालिक्यूल्स हैं इसके, अगर उसकी हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हैं, और अगर उसकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो आपने क्या कर देना बच्चों, उस सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जब आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमारे पास ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी। और अगर ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी, तो हमारे पास कौन सी कर्व होगी बच्चों, राइट साइड की कर्व होगी। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले जो राइट कर्व हो रही है बच्चों, वो इन 5 फैक्टर्स की वजह से होती है। कि अगर हाइड्रोजन आयंस आपकी बॉडी में ज्यादा, अब मैं आपको जनरल बात बताता हूँ, अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, आपकी बॉडी की पीएच कम है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, आपकी बॉडी में 2,3 बीपीजी ज्यादा है, तो जो हमारे पास कर्व होती है वो राइट साइड की तरफ कर्व कर जाती है। वो हमारे पास क्यों, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन अनलोड होना शुरू हो जाती है। सिंपल से अगर एग्जांपल दूं ना, तो आपकी बॉडी का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, जब आपको फीवर होता है, तो जब आपको बच्चों फीवर होता है ना, तो हमारे जो सेल्स और जो टिश्यूज होते हैं उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है मेटाबॉलिक डिमांड्स के लिए। तो फिर हम ज्यादा अनलोडिंग करते हैं, ज्यादा रेड ब्लड सेल से हम ऑक्सीजन को निकालते होते हैं। अब उस चीज को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, पेशेंट को टैकीकार्डिया भी होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा, जिन लोग बच्चों के अंदर या जिन पेशेंट्स के अंदर फीवर होता है, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट करता है, उनके साथ आपको हार्ट रेट भी इंक्रीज नजर आती है। क्योंकि हार्ट क्या कहता है, चल चल जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा मैं ब्लड पंप करूं, ताकि जो ज्यादा ऑक्सीजन है वो बॉडी के टिश्यूज को मिले, और वो क्या कर सकें, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करवा के, अगर इन्फेक्शन है तो उसके साथ हम उसको इन्फेक्शन को खत्म कर सकें। तो ये 5 चीजें ऑक्सीजन कार्ड की आपने याद रखनी, दे विल हेल्प यू अलॉट। यूवर्ल्ड के एमसीक्यू उसके अंदर बच्चों ये कार्ड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आपने देखना, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है, कर्व को राइट साइड पे ले जाओ। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज है, कर्व को लेफ्ट साइड की तरफ ले जाओ। अगर मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज है, कर्व को राइट साइड की तरफ आएगी, टेम्परेचर डिक्रीज है, कर्व लेफ्ट साइड की तरफ आएगी। सिर्फ अगर ऑप्शंस के अंदर इतना लिखा हो ना कि हाँ भाई एक पेशेंट आपके पास आता है, 36 साल उसकी एज है, टेकिपनिया टेकिकार्डिया के साथ है, बॉडी टेम्परेचर उसका इंक्रीज है, स्पूटम की प्रोडक्शन है, नीचे वो आपसे पूछते कि हाँ भाई इसकी कर्व की
जो डायरेक्शन है वो किस तरफ की होगी, तो आपने क्या बताना है सर, राइट साइड की तरफ। तो इसलिए ये जो पैथोलॉजिकल कर्व की चेंजेस हैं, ये फिजियोलॉजिकल ये जो चेंजेस है, ये पैथोलॉजी के साथ भी रिलेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बच्चों सबसे पहले राइट शिफ्ट है वो सीख लिए कि सर हमने कब कब राइट शिफ्ट होनी है। राइट शिफ्ट इन द ओडीसी रिफ्लेक्ट्स द डिक्रीज हीमोग्लोबिन अफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि जो राइट शिफ्ट होती है ये आपके पास ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी, कम अफिनिटी को शो करती है, क्योंकि अफिनिटी कम होगी तो हमारे पास अनलोडिंग ज्यादा होगी ना। देखो, decrease hydro hemoglobin affinity for the oxygen, increase oxygen unloading at the tissue, ठीक है। वही बात दोबारा वो कह रहे हैं कि अफिनिटी कम होगी तो भाई ज्यादा अनलोडिंग होगी, ये चीज भी आपने याद रखनी है। फिजियोलॉजिकली अकर्स विद द इंक्रीज ऑक्सीजन नीड्स, जैसा कि वो कह रहा है एक्सरसाइज के दौरान, ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, तीन चार चीजें आपने याद रखनी है सर। एक्सरसाइज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, हाइड्रोजन आयंस की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है। उसके अलावा 2-3 बीपी, जो बीपी जो बिस्फोसफोग्लाइसरेट है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से ना, ये भी इंक्रीज हो रहा होता है। बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, इसलिए तो हम कहते हैं कि एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और जो कर्व होती है वो किस साइड की तरफ जाएगी, ब्राइट साइड की तरफ जाती है, ठीक है। तो सर अगर पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है, कर्व कौन सी है, राइट साइड की तरफ। अगर उसकी पीएच कम है, एसिडिक पीएच है, तो कर्व हमारे पास राइट साइड की तरफ होगी। अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज है, जैसा कि उसको फीवर है, तो कर्व राइट साइड की तरफ होगी। अगर उसकी भी सेल्स के अंदर हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट हो रही है, और हाइपोक्सिक कंडीशन आपको कैसे पता चलेगी, क्योंकि उसके सेल्स के अंदर ये जो 2,3 बिस्फोस्फोग्लाइसरेट है ना, ये इंक्रीज हो जाता है। 2,3 बिस्फोस्फोग्लाइसरेट को तोड़ने के लिए, इसके मेटाबॉलिज्म के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारे पास जो 2,3 बिस्फोस्फोग्लाइसरेट है, इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो मैंने आपको यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट पे लिखा हुआ है ना, कि अगर 2,3 बिस्फोस्फोग्लाइसरेट ज्यादा हो जाएगा, जो कि किसको शो करे यहाँ पर, हाइपोक्सिया को। तो अगर 2,3 बिस्फोस्फोग्लाइसरेट ज्यादा होगा, स्टिल आपने क्या करना है, कर्व राइट साइड की तरफ जाएगी, अनलोडिंग ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है बच्चों। एट द सेलुलर लेवल काज बाय इंक्रीज हाइड्रोजन आइंस अगर आपके ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके पास ज्यादा है, और इस इफेक्ट को हमने क्या कहा था सर, दैट इज कॉल्ड बोहर्स इफेक्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी बोहर्स इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक्स के अंदर बता चुका हूँ। क्या मैंने आपको बताया था, बोहर्स इफेक्ट मींस द अनलोडिंग ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम योर हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट। हेल्डेंस इफेक्ट क्या था सर, हेल्डेंस इफेक्ट इज द अनलोडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स इन द लंग्स। तो ये दो इफेक्ट्स भी आपने याद रखनी है। तो देखो राइट साइड की जो शिफ्ट है वो हमें किस किस वजह से नजर आ रही है बच्चों, आपने पता क्या करना है, आपने बुक की तरफ ना यहाँ पर लिख लेना है। जो पुरानी बुक्स थी ना, उन्होंने लिखा हुआ था ऐसे राइट तरफ लिख के ना, उसके नीचे लिखा हुआ था कि राइट तरफ हमें किस किस वजह से नजर आती है। ये जो मैंने आपको 5 फैक्टर्स लिखवाए हैं, आप ये 5 जो फैक्टर्स आपने नीचे लिख लेने राइट तरफ की, ताकि आपके लिए ना आसानी हो जाए। तो ये ऑक्सीजन कार्ड वाला हमारा मसला हल हो गया। अब आते हैं बच्चों लेफ्ट शिफ्ट। सबसे पहले तो सर हमें पता है कि लेफ्ट शिफ्ट की वजह से क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट है देयर इज अ डिक्रीज अनलोडिंग ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, कि यहाँ पर अनलोडिंग कम हो रही है। अनलोडिंग कम हो रही है, लेकिन क्यों कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ। या अगर हीमोग्लोबिन के साथ कोई और मालिक्यूल लगी है या और गैस लगी है, तो उसकी भी अफिनिटी ज्यादा होगी। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ अफिनिटी ज्यादा होती है, उसकी अनलोडिंग फिर कम होती है, जिसकी वजह से आपको जो लेफ्ट शिफ्ट है ना, फिर वहां पर वो नजर आती है। तो देखते हैं सर, लेफ्ट शिफ्ट इन द ओडीसी रिफ्लेक्ट्स द इंक्रीज हीमोग्लोबिन अफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। मैंने बच्चों आपको यही बात बताई है कि लेफ्ट शिफ्ट के अंदर बच्चों आपको अफिनिटी ज्यादा मिलती है, ये चीज आपने याद रखनी है। सर अगर अफिनिटी ज्यादा होगी तो जो अनलोडिंग है टिश्यू की, वो हमारे पास क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो डिक्रीज अनलोडिंग ऑफ द ऑक्सीजन एट टिश्यूज फिजियोलॉजिकली अकर्स विद डिक्रीज ऑक्सीजन नीड। तो कह रहे फिजियोलॉजिकली ये जो लेफ्ट शिफ्ट है ये आपको कब कब नजर आ सकती है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट के लिए आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज है बच्चों, तो अनलोडिंग कम होगी। क्या है, अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज है तो अनलोडिंग कम होगी। हमारे पास पेशेंट के अंदर आपको लेफ्ट शिफ्ट नजर आती है। पता है इस कंडीशन को कैसे रिलेट किया जाता है, इस कंडीशन को रिलेट किया जाता है दो तीन कंडीशंस के साथ, दो तीन सिनेरियोज के साथ। एक सिनेरियो होता है हमारे पास जब पेशेंट के अंदर ना हाइपोवोलेमिक शॉक होता है,
हाइपोवोलेमिक शॉक वाले पेशेंट का भी जो बीपी होता है वो ड्रॉप कर रहा होता है, और उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो भी ड्रॉप कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर शिफ्ट पूछेंगे कि हाँ भाई शिफ्ट किस तरफ जाएगी, तो आपने लेफ्ट शिफ्ट बतानी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, जैसे आपकी किसी ब्लड वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन कर दें और पूछें कि भाई उसकी जो लेफ्ट आर्म है या जो लेफ्ट लेग है जिसकी तरफ ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो गया है, अब उसकी तरफ बताएं कि अगर हम उस पेशेंट की ओडीसी तरफ देखें तो वो किस साइड की तरफ होगी, वो भी लेफ्ट साइड की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि ब्लड का फ्लो उस साइड की तरफ डिक्रीज हुआ है, ब्लड का फ्लो डिक्रीज होगा तो वहां पर जाकर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो अनलोडिंग कम होती है। तो इंक्रीज अनलोडिंग इंक्रीज टेम्परेचर में होती है, डिक्रीज अनलोडिंग डिक्रीज टेम्परेचर में होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, याद रखिएगा। डिक्रीज ऑक्सीजन नीड्स एंड द प्रेगनेंसी, ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि सर जो फिजियोलॉजिकली हमारे पास ऑक्सीजन या जो लेफ्ट शिफ्ट आपको किस किस कंडीशन में नजर आती है, अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो, और यहाँ दूसरे नंबर अगर प्रेगनेंसी हो। अब प्रेगनेंसी में कैसे होता है, प्रेगनेंसी में सर जो फीटल हीमोग्लोबिन है हैज हायर ऑक्सीजन अफिनिटी देन द अडल्ट एचबी। बता बात का समझ आइए क्या हुई है यहाँ पर। मेरे पास एक तरफ है प्रेग्नेंट फीमेल, और एक तरफ मेरे पास क्या है, फीटल बच्चा जो उस माँ के पेट के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों जो आपको बता रहा है ना कि प्रेगनेंसी के अंदर ये जो फीटस है ना, इस फीटस के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन आपको लेफ्ट शिफ्ट दिखाती है। कैसे? क्योंकि सर हमें पता है यहाँ पर हीमोग्लोबिन कौन सी है, हीमोग्लोबिन है यहाँ पर एफ, और एफ हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी होती है वो अफिनिटी क्या है, ज्यादा होती है। मैंने ये आपको कल भी टॉपिक के अंदर पढ़ाया था, जब मैं आपको हीमोग्लोबिन पढ़ा रहा था ना, कि बच्चों जो हीमोग्लोबिन एफ होती है ना, इसकी ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी ज्यादा होती है। इसीलिए तो जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है वो मदर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है अपने ब्लड के अंदर, क्योंकि जो बच्चे में हीमोग्लोबिन एफ है ना, ये ऑक्सीजन के साथ ज्यादा अफिनिटी शो करती है, तो वो उसको दूर से क्या कर लेती है, खींच लेती है। तो जब वो अपने पास इसको खींच लेगी तो जो हीमोग्लोबिन एफ है ये ऑक्सीजन को क्या रखेगी, अपने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स के साथ इसको बाइंड करके रखेगी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बच्चों के अंदर, अब देखो डायरेक्टली तो नहीं पूछते, अब वो पूछेंगे हाँ भाई इस तरह फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, वो उसके अंदर जो बच्चा है फीटस है या फीटल है, उसके अंदर जो आपको ओडीसी कर्व है वो किस साइड की तरफ नजर आती है उसके ब्लड के अंदर, तो वो भी आपके पास लेफ्ट शिफ्ट होती है। क्यों? हीमोग्लोबिन एफ है, इंक्रीज अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, डिक्रीज अनलोडिंग ऑफ द टिश्यू, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा बच्चों इसका एक और रीजन भी होता है, वो रीजन क्या है कि अगर आपके पास जो 2,3-BPH, ये देख लो मैंने आपको आगे बताया हुआ यहाँ पर कि अगर 2,3-BPG बिस्फोस्फोग्लाइसरेट है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे ये सारा मैकेनिज्म्स जो आपके हाइपोक्सिया ऑक्सीजन ना जाने की वजह से अंदर इंट्रासेलुलर चेंजेस आ रही होती हैं। तो बच्चों अगर 2,3-BPG ज्यादा है तो सिंपल याद रखें आपके पास अनलोडिंग ये ज्यादा करवाता है। अगर 2,3-BPG कम है इसका मतलब हाइपोक्सिया नहीं हो रहा वहां पर क्रिएट, अगर हाइपोक्सिक कंडीशन वहां पर क्रिएट नहीं हो रही तो जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग है वो क्या होती है बच्चों, वो ज्यादा होती है। तो ये 2,3-BPG से ना आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीजें पूछेंगे। बीपीजी इसमें आपको मैं आप सिंपल बता रहा हूँ, अगर आपके सेल के अंदर या टिश्यू से 2,3-BPG की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है इसका मतलब है वहां पर हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट है। अगर हाइपोक्सिक कंडीशन इंक्रीज है तो हमारे पास ऑक्सीजन की अनलोडिंग ज्यादा होगी, अगर ऑक्सीजन की अनलोडिंग ज्यादा होगी तो बच्चों आपको राइट तरफ नजर आएगी, ठीक है। अगर 2,3-BPG है कम तो वहां पर हाइपोक्सिया क्या है, नहीं है, हाइपोक्सिया नहीं है तो हमारे पास जो ऑक्सीजन की अनलोडिंग है वो भी क्या है बच्चों, कम। अगर ऑक्सीजन की अनलोडिंग कम है इसका मतलब है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी क्या है, ज्यादा। अगर अफिनिटी ज्यादा होगी तो शिफ्ट आपको लेफ्ट नजर आएगी। सो डू 2,3-BPH इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द अनलोडिंग और शोइंग द अफिनिटी विद द हीमोग्लोबिन। ज्यादा है तो ज्यादा अनलोडिंग है, कम है तो कम अनलोडिंग है। मैंने इसको ऐसे याद किया था, एग्जाम के अंदर भी ये मुझे निकाल गया था। ये प्रैक्टिस एग्जाम जो आपके पास होते हैं ना एमएलए के अंदर, एमबीएमई एग्जाम हम उनको कहते हैं, तो उसमें इससे एमसीक्यू से आया हुआ है। तो इंक्रीज ऑक्सीजन बाइंडिंग ड्यू टू डिक्रीज अफिनिटी फॉर 2,3-BPH, शिफ्ट कौन सी है बच्चों, वही है लेफ्ट शिफ्ट है। ड्राइविंग ऑक्सीजन अक्रॉस प्लेसेंटा टू फीटस, वही मैंने आपको बात बताई है कि हीमोग्लोबिन एफ होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका फीटस होता है वो प्लेसेंटा के जरिए मदद से ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब पैथोलॉजिकल कंडीशंस कुछ उसने यहाँ पर डिस्कस की हैं कि पैथोलॉजिकली ये जो कर्व्स हैं ये हमें कब नजर आ सकती हैं। तो ये जब आपके पास बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाए या मेथमोग्लोबिनीमिया, ये आ गया हमारे टॉपिक में। या अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो ना मैंने आपको बताया हुआ है
कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा अफिनिटी को शो करती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाएगी ना हीमोग्लोबिन के साथ, तो तब भी आपको जो कर्व है वो कौन सी नजर आती है, राइट। तो दैट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। ऊपर वाली हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन डिस्कस कर रहे थे, और अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन की डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, तो उसमें हमारे पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले आता है, क्योंकि इसकी अफिनिटी बहुत 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 ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से भी आपको कौन सी शिफ्ट नजर आती है, लेफ्ट साइड। ठीक है, आगे आते हैं मैथ्मोहीमोग्लोबिनीमिया। मैथ्मोहीमोग्लोबिनीमिया का बच्चों आपको पता है कि क्या होता है, जो हमारे पास फेरिस है, वो सॉरी जो फेरिस है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो जो आपके पास ऑक्सीजन के मालिकों से वहां पर बाइंड होती है हुए होते हैं, वो उनकी अनलोडिंग नहीं होने देती। लेट्स बात समझिएगा जरा, ये है हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन में फेरिक की जगह पे क्या है, फेरिस की जगह पर क्या है, फेरिक है। अब ये फेरिक क्या करिए, लेट्स सपोज आई हैव टू ऑक्सीजन मालिक्यूल्स, और ऑलरेडी जो आपके पास हीमोग्लोबिन है ना उसके पास ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स कम है। तो फेरिक क्या करेगा, फेरिक कहेगा कि भाई आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आप लोगों ने इधर ही बैठे रहना, आप लोगों ने क्या करना है, यहीं पर बैठे रहना है, आपको मैंने सेपरेट नहीं होने देना। और दूसरे नंबर पे ये क्या करेगी, यहाँ पर मजीद ऑक्सीजन को ये बाइंड नहीं होने देगी। जो ऑक्सीजन बाइंड है, क्योंकि ये पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी को इफेक्ट कर रही होती है, जो आपके पास फेरिक कंडीशन होती है, तो जो ऑक्सीजन बाइंड है इसको ये अपने साथ बाइंड ही रखती है, इनके साथ अफिनिटी, इंक्रीज अफिनिटी को शो करती है, और जो हमारे पास मजीद सॉकेट्स खाली हैं वहां पर ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देती। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैथ्मोग्लोबिनीमिया वाली कंडीशन के अंदर ना पेशेंट को हाइपोक्सिया वाली सिम्टम्स भी आती हैं, बिकॉज देयर इज अ इंक्रीज ऑक्सीजन बाइंडिंग्स विद हीमोग्लोबिन एंड डिक्रीज फर्दर अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विद द हीमोग्लोबिन डिक्रीज। जो ऑलरेडी बाइंड है वो उनके साथ ज्यादा अफिनिटी शो करती है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है, आगे टॉपिक है इसको इंशाल्लाह वहां से और क्लियर करते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन, देखो बच्चों, अगर किसी बंदे के अंदर 2-3 BPH जेनेटिकली कम है, या किसी सिंड्रोम की वजह से कम हो रहा है, तो जाहिर बात है उसमें अफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये 3-4 कंडीशन से इन्होंने 2-3 BPH को रिलेट कर दिया। आपने सिंपल एक चीज याद रखो, 2-3 BPG ज्यादा है, राइट तरफ अनलोडिंग ज्यादा है, 2-3 BPG कम है, अनलोडिंग कम है, लेफ्ट शिफ्ट आपको नजर आएगी। ये जनरल कंसेप्ट इसमें आपने याद रखना है। अब आगे आते हैं कि ओडीसी जो कर्व है, जो एनआरई के अंदर एमसीक्यू इस तरह के पूछे जाते हैं अक्सर, कि जो ओडीसी कर्व है ये हमें किस शेप की नजर आती है बच्चों, इसकी शेप होती है सिग्मोइडल शेप। ठीक है, ये देखो, ये आपको जो सेंटर वाली नजर आ रही है ना, ये सिग्मोइडल शेप है, मतलब ये एस शेप आपको नजर आती है। तो ये सिग्मोइडल शेप आपने याद रखनी है, ड्यू टू, और ये सिग्मोइडल क्यों है, देखो हमें तो चाहिए ना कि इसको इस तरह ये स्ट्रेट होनी चाहिए। जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी की वजह से जो कर्व बन रही है, ये हमारे मुताबिक तो इसको स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब जितनी हीमोग्लोबिन है उतनी ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स बाइंड करने चाहिए, उतनी रैपिडली उनको बाइंड करना चाहिए। ठीक है, लेट्स को 2 हीमोग्लोबिन है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के मालिक्यूल बाइंड हो जाए, या मेरे पास 4 है तो इधर से 4 बाइंड हो जाए। लेकिन बच्चों ऐसा तो नहीं ना होता, हमें पता है कि सर इसके अंदर ये सिग्मोइडल शेप का रीजन ये होता है कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड्स करती हैं। एक रीजन ये हो गया इसके सिग्मोइडल होने का। दूसरा इसका रीजन बच्चों ये होता है कि हमने कहा था कि सर जब एक और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाते हैं ना, तो वो दूसरों के लिए क्या करते हैं, आसानी पैदा करते हैं, और जो दूसरे मजीद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं फिर वो इजीली बाइंड हो जाते हैं। तो ये जो स्टार्ट वाले होते हैं ना बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे नोटिस करो, स्टार्ट के अंदर हमारे पास ये कर्व जारी इस तरफ, उसके बाद ये कर्व हो रही है फ्लैट इस तरह, क्योंकि यहाँ पर आके ना जो ऑक्सीजन है ना, सॉरी जो हीमोग्लोबिन है उसकी सेचुरेशन इजी हो जाती है। स्टार्ट के अंदर आपको क्या है, ज्यादा प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद ये स्टेट हो गई है कि ताकि ये आसानी के साथ ऑक्सीजन को अपनी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर ले। तो बच्चों सिग्मोइडल शेप होने का रीजन क्या है, वही हमने कल यही कंसेप्ट देखा था कि स्टार्ट वाले जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अटैच होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, लेकिन जैसे ही दूसरे 1-2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हो जाए, एलोस्टैटिक चेंजेस आती हैं हीमोग्लोबिन के साथ, जिसकी वजह से जो मजीद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े रैपिडली आपकी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो शेप है ये कर्व की वो स्ट्रेट नहीं है, वो हमारे पास सिग्मोइडल है। आपकी बुक ने भी यही लिखा होगा कि ओडीसी हैज द सिग्मोइडल शेप ड्यू टू द पॉजिटिव कोऑपरेटिव। ठीक है, जो हमने कहा था कि ये एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कोऑपरेट करते हैं, एंड दैट कोऑपरेशन इज द पॉजिटिव, तो जिसकी वजह से जो मजीद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बहुत इजीली बाइंड हो जाते हैं। मैं आपको इसलिए अक्सर यार कहता होता हूँ कि रेगुलर क्लासेस लिया करो, बिकॉज वन कंसेप्ट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द एन अदर वन।
तो यहाँ पर अब आपको पॉजिटिव कोऑपरेटिव जिन्होंने पहले समझा हुआ है, अब उनके लिए बहुत ईजी है यहाँ पर इसको अप्लाई करना। टेट्रामेरिक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हमें पता है सर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं एंड हैज हायर अफिनिटी फॉर ईच सब्सिक्वेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। वही बात आपको बताई है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड होते रहते हैं हमारे पास अफिनिटी ज्यादा होती रहती है। अब देखो मायोग्लोबिन उन्होंने लिखा हुआ, कल हमने कहा था मायोग्लोबिन के अंदर एक ही चेन है, और जो मायोग्लोबिन है ये क्या करती है, इज मोनोमेरिक एंड डज नॉट शो द पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी एंड द कर्व लैक्स द सिग्मोइडल अपीयरेंस। तो भाई हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का कोई ऐसा सीन नहीं है, इसके साथ ऑक्सीजन के मतलब इसकी चेन ही एक होती है, ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल बाइंड करता है, वो उसी के साथ बहुत ज्यादा अफिनिटी शो कर देती है। तो इसकी शेप के अंदर हमें कुछ ज्यादा ऐसी शेप ये नजर नहीं आती। ये आप देखो, ये आपको इस तरह की, ये आपको हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की नजर आ रही है। सो द मायोग्लोबिन चेन इज नॉट द सिग्मोइडल शेप, ठीक है। और दूसरे नंबर अगर आप नोटिस करो ना बच्चों, तो जो मायोग्लोबिन आपको नजर आ रही है ये लेफ्ट साइड की तरफ आ रही है। और वो लेफ्ट साइड की तरफ क्यों आ रही है? वी नो दैट द मायोग्लोबिन हैज द हायर अफिनिटी विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ अफिनिटी ज्यादा होती है, इसलिए मायोग्लोबिन की वजह से आपको कौन सी शिफ्ट नजर आती है, ये स्ट्रेट एमसीक्यू पूछा हुआ है। मायोग्लोबिन कौन सी आपके पास कर्व बनाती है? दैट इज अ लेफ्ट कर्व। रीजन क्या है? ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी क्या है? अफिनिटी ज्यादा है इसकी, ठीक है। तो बच्चों देर इज अब आप इसको नोटिस करो क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। हीमोग्लोबिन सर यहाँ पर है, राइट शिफ्ट ये हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये लेफ्ट शिफ्ट है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कोई क्वेश्चन है पूछ लें। लेफ्ट इज लोअर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? लेफ्ट इज, यार वो लेफ्ट इज लोअर का उन्होंने मतलब ये लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट मतलब ये 2-3 बीपीजी कम होगा ना, तो ये हमारे पास लेफ्ट तरफ दिखाएगा, वो ये इसलिए लेफ्ट इज लोअर लिखा हुआ ओके सर। पर सर ये मायोग्लोबिन का क्या सीन है? ये ऑक्सीजन से इसकी बाइंडिंग स्ट्रांग है है। जी सबसे। सर। तो इधर उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा हुआ है कि पॉजिटिव है ये? सर ये पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी तो तब होती है ना जब आपके पास 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आप बाइंड करो, पहला बाइंड करे वो एलोस्टेरिक चेंजेस लाता है आपकी हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से जो दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है ना वो इजीली बाइंड कर देते हैं, इसलिए हमारे पास सिग्मोइडल शेप बनती है। अब मायोग्लोबिन का के साथ मॉलिक्यूल ही एक बाइंड होना है, उसकी चेन ही एक है, तो उसके अंदर वो कोई एलोस्टेरिक चेंजेस नहीं आती। अगर आपको समझ नहीं आते मैं आपको बताऊं ये एलोस्टेरिक चेंजेस क्या होती हैं, देखिएगा। जी जी। ये मेरे पास रेड ब्लड सेल है, ये रेड ब्लड सेल के साथ ना ये सर्किट्स हैं जिनके साथ ऑक्सीजन बाइंड करनी, ठीक है। और एक इसका चलो मैं कहता हूँ जो एक रिसेप्टर है ना वो बाहर की तरफ होता है। जब हमारे पास पहला मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बाइंड होता है ना इसके रिसेप्टर के साथ, तो ये पहला मॉलिक्यूल बाइंड होने की वजह से इसकी रेड ब्लड सेल्स की ना शेप में चेंज आती है। वो शेप में चेंज आने की वजह से क्या होता है कि ये जो रेड आपके पास रिसेप्टर है ना जिनके साथ ऑक्सीजन लगनी है, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं इस तरह बाहर की तरफ। ये क्या कर लेते हैं, बाहर की तरफ एक्सपोज कर लेते हैं। जब ये रिसेप्टर्स बाहर की तरफ अपने आप को एक्सपोज करते हैं, तो तब क्या होती है, ऑक्सीजन इजीली बाइंड करती है। तो इसलिए तो हम कहते हैं पहला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भैया अटैच करो, उसके बाद जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर एलोस्टेरिक चेंजेस आने की वजह से जो रिसेप्टर है वो बाहर की तरफ एक्सपोज होंगे, जिनके साथ जो ऑक्सीजन होती है वो इजीली बाइंड करके पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी शो करती है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या सीखा है सर? आज हमने सीखा है कि मेरे अगर टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए तो उसके बाद ऑक्सीजन कार्ड होना चाहिए। ऑक्सीजन कार्ड के अंदर 5 में से कोई एक चीज जरूरी होनी चाहिए, या उसकी पीएच कम होनी चाहिए, या उसकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होनी चाहिए, या उसकी हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होने चाहिए, या उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, या उसके पास 2-3 बीपीजी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे ऑक्सीजन की अनलोडिंग ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपको राइट शिफ्ट नजर आती है। क्या नजर आती है? राइट शिफ्ट। ऑन द अदर हैंड सर लेफ्ट शिफ्ट का क्या सीन था? लेफ्ट शिफ्ट में हमने कहा कि सर अफिनिटी ज्यादा शो करती है। वो अफिनिटी कैसे कैसे ज्यादा शो करती है कि जब हमारे पास रेड ब्लड सेल्स सर ऑक्सीजन बाइंड ही रहती है। वो किस केस के अंदर बाइंड रहती है? अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो लेफ्ट शिफ्ट है। अगर हमारे पास HbF है मतलब फिटल हीमोग्लोबिन है तो लेफ्ट शिफ्ट होगी, ठीक है। ये देख लो आप, अगर हमारे पास टेम्परेचर कम है, हीमोग्लोबिन F है, उसके बाद अगर आपके पास 2-3 बीपीएच कम है तो आपको लेफ्ट शिफ्ट नजर आती है। और लेफ्ट शिफ्ट पैथोलॉजिकली कब नजर आती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से, मैथमोग्लोबिनीमिया की वजह से, या जेनेटिकली म्यूटेशन आ जाए, आपकी 2-3 बीपीएच की कम कम प्रोडक्शन हो गई है, तभी आपको लेफ्ट शिफ्ट नजर आती है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, ये पॉजिटिव कोऑपरेटिव वाला कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा। जी एनी क्वेश्चन? सर तो जी फिर सर, नॉर्मल सिचुएशन में
जी जी कैसे ऑक्सीजन मिलती है? नॉर्मल ऑक्सीजन, नॉर्मल सिचुएशन में क्या? सर नॉर्मल सिचुएशन में कितना ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलती मिलती है फिर? मैडम नॉर्मल सिचुएशन में राइट कर्व होती है, तो ये हमने फिजियोलॉजिकली तो डिस्कस किया है। अब देखो फिजियोलॉजिकली आपके पास दोनों चीजें हो सकती हैं। मैंने आपको बताया, अगर देखो आपने खाना खाया है ना, अब खाने के बाद अभी आप अगर आप रेस्टिंग कंडीशन के अंदर हो ना, आपकी बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ये जो आइडियल कर्व है ना दरमियान वाली, ये कर्व बने, जो दरमियान वाली आइडियल कर्व है, जब आप कुछ भी नहीं करे, आपके सेल और टिश्यूज ऑक्सीजन नहीं चाहिए ज्यादा, लेकिन आप क्या करते हो, पार्टी पे जाते हो, जरा वहां पर अच्छा खाना बना होता है, खाना आप खाते हो, उसकी वजह से मेटाबॉलिक आपके पास मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, फूड की ब्रेकडाउन ज्यादा होती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट होता है तो क्या करते हैं, हमारे पास ज्यादा ऑक्सीजन हम लेके जाते हैं टिश्यूज के पास, चलो भी टिश्यू ऑक्सीजन यूज करो, ऑक्सीजन लो, और क्या करो, हमारे पास अपना मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज को तोड़ो। असल में ऑक्सीजन का क्या काम होता है, आगे जाके हम ये पूरा मैकेनिज्म मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। ऑक्सीजन को हम इसलिए लेके जाते हैं ताकि ऑक्सीजन आपके सेल की ग्लूकोज को तोड़े और वहां से एटीपी को प्रोड्यूस करे, वहां से हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो अगर मेरे पास ग्लूकोज ज्यादा आ गई है, आपने ज्यादा खाना खाया, तो उसके बाद हमारे पास उसका बॉडी का टेम्परेचर भी एलिवेट हो गया। कैसे? क्योंकि हमने वहां पर मतलब कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया, और उस मेटाबॉलिज्म को फुलफिल्ड करने के लिए आपकी ऑक्सीजन वहां पर जाती है, और ऑक्सीजन फुलफिल जब वहां पर जाएगी अनलोडिंग ज्यादा होगी, हमारे पास राइट शिफ्ट आती है। तो नॉर्मली बच्चों ये आइडियल कर्व दरमियान वाली आती है। अगर वही मैं आपको सिचुएशन बताइए ना, कब कब आपको ज्यादा अनलोडिंग ज्यादा होगी और राइट शिफ्ट आपको कब नजर आएगी, वो हमारे पास है पीएच कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, बीपीजी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, हाइड्रोजन अगर आपके पास ज्यादा है, तो ज्यादा राइट शिफ्ट आपको नजर आती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल भी मैंने, आप देखो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, बॉडी की डिमांड्स बढ़ गई है ना ऑक्सीजन की, और जब बॉडी की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे पास अनलोडिंग ज्यादा होगी। अब देखो एक इसकी काफी सारे इसके अंदर कंसेप्ट हैं। नॉर्मली बच्चों पता क्या होता है, नॉर्मली इस तरह होता है कि हमारे पास अभी मैं जिस कंडीशन में बैठा हूँ ना, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है इसके पास 4 मालिक्यूल है ना, तो ये ना मुझे 1 मालिक्यूल ऑक्सीजन का देके जा रहा है, बाकी ये 3 को ले जाता है आपके लंग्स की तरफ, वहां से दोबारा फिर ऑक्सीजन का मालिक्यूल इसी साथ अटैच कर लेता है। अभी इसी दौरान अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा ना, तो एक्सरसाइज के दौरान मुझे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना, तो अब मुझे ये 1 मालिक्यूल की बजाय क्या करेगा, हीमोग्लोबिन 2 ऑक्सीजन के मालिक्यूल दे देगा। जब ये मुझे 2 ऑक्सीजन के मालिक्यूल देगा, ज्यादा अनलोडिंग होगी, तो मुझे कर्व कौन सी नजर आएगी बच्चों, राइट साइड। तो अगर ये मेरे पास एक भी ऑक्सीजन का मालिक्यूल ना दे, ये बड़ा भूखा है, एक भी ऑक्सीजन का मालिक्यूल ना दे, अफिनिटी ज्यादा उसके साथ कर ले, तो फिर लेफ्ट साइड की ये तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। आइडियल कर्व सर इज जी द नंबर 1, ऑप्शन। राइट इज द नंबर 2, लेफ्ट इज द नंबर 3। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सर सर मायोग्लोबन मायोग्लोबिन मोनोमेरिक है, मोनोमेरिक इसका मतलब है कि मायोग्लोबन के साथ एक ही ऑक्सीजन का बाइंड करता है। मायोग्लोबिन मोनोमेरिक का मतलब है इसकी चेन एक ही होती है, इस तरह ना इसकी चेन बनी होती है ऐसे। और मालिक्यूल चार ही अटैच होंगे, राइट? राइट, नहीं नहीं, मालिक्यूल इसके साथ तो एक ही अटैच होता है ना, मायोग्लोबिन के भाई थाउजेंड्स ऑफ मालिक्यूल्स होंगे ना ऑक्सीजन के, ओ इसे प्रोटीन के थाउजेंड्स ऑफ मालिक्यूल होंगे, एक उसका मालिक्यूल थोड़ा होता है। हम शायद यही कंसिडर करें भाई, एक मालिक्यूल का मायोग्लोबिन का मालिक्यूल है, वही पूरी बॉडी के अंदर फिर रहा है भाई। जब ब्रेकडाउन होती है मायोग्लोबिन निकलती है ना जब मसल से, तो उससे हमारे पास 100 थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, फिर आपको हाइपोक्सिया करवाते हैं। सर ये हीमोग्लोबिन एफ है जो फीटस में होती है, तो फीटस में ज्यादा हाई एफिनिटी है, और जो वुमेन नॉर्मली रहेगी ना। हाँ भाई उसमें नॉर्मल ही रहेगी, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन ए है, उसमें नॉर्मल ही रहेगी। चलो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द, ये सिंपल से हमने टॉपिक डिस्कस करें, यहाँ पे मैथमोग्लोबिनीमिया को डिस्कस करेंगे, रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज है, और हमारे पास रिस्पॉन्स टू हाई एल्टीट्यूड है, कि मतलब जब आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हो ना बच्चों, तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ना आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करती है। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले तो आपको 3-4 कंडीशंस का पता होना चाहिए कि सर हमारे पास जो नॉर्मल वेंटिलेशन, देखो हमने पहले वेंटिलेशन पढ़ा हुआ है, उसके बाद फिर हमने जो ब्रीथिंग वाला मैकेनिज्म था वो भी पढ़ा हुआ था, उसके बाद फिर मैंने आपको ये ऑलरेडी कितनी दफा ना इससे रिलेटेड चीजें बताई हुई हैं कि आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, जो हमारे पास इंस्पायरेटरी प्रेशर है, जो बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होता है ना, वो हमारे पास बच्चों कम होता है। इसके अलावा जो आप बॉडी के अंदर लेके जाओगे एयर, उसके अंदर भी ऑक्सीजन कम होगी, तो उसकी वजह से मैंने एक और भी कंडीशन डिस्कस की थी जो मैं शायद कल वाले लेक्चर के अंदर ना, वो पॉलीसेथीमिया वाली,
जिसकी वजह से हमने कहा था कि स्किन ज्यादा हमें रेड नजर आती है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज, आज आपको वो सारी बातें यहाँ पर नजर भी आएंगी। तो रिस्पॉन्ड टू द हाई एल्टीट्यूड, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है बच्चों, ये चीज आपने यहाँ पर रखनी है, ये बहुत हेल्पफुल है ये छोटा सा टॉपिक। बच्चों सबसे पहले तो जब सर हमारे पास हम एयर को इंस्पायर करते हैं, उसके अंदर FiO2, बच्चों FiO2 का मतलब है इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। FiO2 का क्या मतलब है? फोर्सफुली इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीजन को हम फोर्सफुली क्या करते हैं बच्चों, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंस्पायर करते हैं। वो आपको पता है, अगर जो हमारे पास हाई एल्टीट्यूड है वहां पर ये जो ऑक्सीजन होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर वो कांस्टेंट होती है। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिखी है। बट डिक्रीज द पेरिफेरल ऑक्सीजन, ठीक है जी, ये पीबी का मतलब पेरिफेरल ऑक्सीजन होता है। जो हम ऑक्सीजन इंस्पायर्ड कर रहे हैं, देखो बाहर वाले इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन कम, मैंने इंस्पायर्ड किया वो ऑक्सीजन कम, और मेरी बॉडी के जो लिम्स हैं, जो पेरिफेरीज हैं, वहां पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा ना वो बच्चे वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जितना मुझे नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन मेरी बॉडी को मिल नहीं रही, इसलिए मेरे पास जो पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं वहां पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है। ये पीवी ये लिखा हुआ है। अब आगे देखो, डिक्रीज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या हुआ, कम। अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम है तो मैं इंस्पायर्ड भी कम करूंगा ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से मेरा जो एलोवलाई PaO2 का क्या मतलब है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो भी बच्चों क्या होगी, डिक्रीज है, उसका पार्शियल प्रेशर भी बच्चों क्या होगा, डिक्रीज। बच्चों रीजन क्या आ रहा है, क्योंकि सर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मेन चीज उन्होंने ये लिखी है कि जो आपका इन्वायरमेंट है ना उसके अंदर ही जो IO2 है, मतलब कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ना वो हमारे पास इन्वायरमेंट में कम है। इन्वायरमेंट में कम होगा, जो मैं इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कर रहा हूँ, जो एयर को इंस्पायर्ड कर रहा हूँ उसमें भी ऑक्सीजन कम है। अगर उसमें ऑक्सीजन कम है तो जो मेरे पास ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है PaO2, वो ऑक्सीजन भी क्या होगी, कम होगी। जब आपके पास ब्लड के अंदर बच्चे ऑक्सीजन कम होगी तो आपकी बॉडी के अंदर कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, हाइपोक्सीमिया वाली। कौन सी कंडीशन कम है, हाइपोक्सीमिया, क्योंकि ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है, इनफ ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर जाएंगी नहीं, तो हाइपोक्सीमिया कंडीशन क्रिएट होगी। और जब बच्चों हाइपोक्सीमिया वाली कंडीशन क्रिएट होगी, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होगी, तो आपके टिश्यूज को भी ऑक्सीजन क्या मिलती है, कम मिलती है। जब टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलती है तो वो टिश्यूज फिर क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रिस्पॉन्सेज शो करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको पता है अगर हाइपोक्सिया है, 2-3 BPG ज्यादा होगा, तो यहाँ पर कर्व आपको राइट साइड की नजर आती है। ठीक है, यहाँ पर अनलोडिंग ज्यादा होती है। ये जो आपके पास हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनमें से 3 को भी दे देता है कि चलो भाई हमारे पास कम है तो मैं इनकी भी अनलोडिंग ज्यादा करवा दूं। तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो आपको कर्व नजर आती है वो राइट साइड की नजर आती है। ये भी इसके साथ रिलेट कर ले। अब देखो बच्चों, जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो बॉडी क्या करेगी सर, सबसे पहले वो आपकी वेंटिलेशन को ज्यादा करेगी। इसका मैंने आपको कंसेप्ट बताया हुआ है कि हम अब मैं ना पूरा यहाँ पर चार्ट आपके लिए बना देता हूँ। सबसे पहले था एटमॉस्फेयर, हाई एल्टीट्यूड का जो एटमॉस्फेयर था सर, उस एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो थी कम। जब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन हमारे पास कम थी तो हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसके अंदर भी ऑक्सीजन आई है कम। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर भी बच्चों क्या आई, डिक्रीज ऑक्सीजन। जब रिस्पायरेटरी ट्रैक में ऑक्सीजन कम आएगी तो बच्चों आपका जो ब्यूटीफुल एलोविलाई है इसके अंदर भी जो ऑक्सीजन होगी वो कम होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ PaO2, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है एलोविलाई। अगर आपकी एलोविलाई में कम है तो बच्चों आपके ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन कम होगी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर P a2, ये भी मेरे पास कम है। जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं सर, हाइपोक्सीमिया। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया। सर अगर हाइपोक्सीमिया क्रिएट होगा तो मेरे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो किसकी तरफ जाएंगे, हाइपोक्सिया की तरफ जाएंगे। जब वो हाइपोक्सिया की तरफ जाएंगे तो वो क्या इंक्रीज करेंगे, 2-3 BPG। जब 2-3 BPG ज्यादा होगा तो हमारे पास यहाँ पर हीमोग्लोबिन से अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन आपके पास ज्यादा हो जाएगी। अगर अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो इसकी वजह से जो हमें शिफ्ट नजर आएगी वो कौन सी है, दैट इज अ राइट कर्व। तो यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आपको राइट कर्व नजर आती है। ये भी बात आपने साथ बच्चों याद रखनी है। ठीक है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, जो आई थिंक मिसिंग है यहाँ पर, लेकिन इसको आपने ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट बच्चों जो चीज होनी है वो बड़ी इंटरेस्टेड है। आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हो रही है कम, बट ऑन दी अदर हैंड
यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों, ज्यादा हो रही है। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ ना कि आपका बच्चों जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन इज वेरी सेंसिटिव टू द कार्बन डाइऑक्साइड। whenever there is an increased carbon dioxide, it can stimulate your respiratory center। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो ब्रेन के अंदर जाएगा, ब्रेन के अंदर मेरे जो मिडुला ऑब्लंगेटा है, वहां पर जो रिस्पायरेटरी सेंटर है, ये क्या करेगा, रिस्पायरेटरी सेंटर को इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिवेट करेगी। जब आपका रिस्पायरेटरी सेंटर एक्टिवेट होगा, वो कहेगा कि ओ माय गॉड, कार्बन तो बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज्यादा है, मुझे क्या करना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है। तो रिस्पायरेटरी सेंटर क्या करेगा, आपकी रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज कर देगा। जब आपकी रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाल देंगे। जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से हम निकाल देंगे तो अब आपकी बॉडी के अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाएगा। तो ये पेशेंट्स के अंदर आपके पास किन कंडीशंस में आते हैं, इनको टेकिपनिया, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। और उसके अलावा जब हम उसका कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं ब्लड के अंदर, मतलब हाइपोकैप्निया भी होता है। दो चीजें देख लो, हाइपोकैप्निया, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होती है और उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो भी कम होती है। हाइपोकैप्निया एंड हाइपोक्सीमिया। और ये दोनों कब कंडीशंस क्रिएट होती है, जब आपकी रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब भी किसी भी रीजन की वजह से रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा हो या पेशेंट के अंदर डिस्निया हो, डिस्निया भी हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रिस्पायरेटरी रेट या डिस्निया हो, इन दोनों कंडीशंस के अंदर पेशेंट के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो ये आपने ना एक पूरा जो चार्ट मैंने आपको ड्रा किया ना, ये चार्ट पहले आपने याद रखना है, इसका पूरा सिनेरियो। एयर आई, लंग्स में कम आई, ब्लड में कम थी। जब ब्लड में कम थी तो हमारे पास अनलोडिंग ज्यादा होगी। उसके बाद क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन की तरफ गई, रिस्पायरेटरी सेंटर एक्टिवेट हुआ, जो हमारे पास रेट ऑफ रिस्पायरेशन थी वो इंक्रीज हुई। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या किया, अपनी बॉडी से बाहर ज्यादा एक्सेल कर दिया। तो इसीलिए वो लिखते हैं। अब आपको बात समझ आ रही है बच्चों, देखो नंबर 1 क्या लिखा है, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, वेंटिलेशन ज्यादा होती है। नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके ब्लड की कम हो जाती है, क्योंकि आप रिस्पायरेट ज्यादा कर रहे हो ना, रिस्पायरेटरी रेट, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकाल देते हो। बच्चों जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो, एंड यू नो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या नेचर होती है बच्चों, एसिडिक होती है। इसीलिए अगर किसी बंदे के अंदर ना, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किडनी के अंदर हम पढ़ेंगे अभी एसिडोसिस और अल्कालोसिस वाला कंसेप्ट, तो मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड द एसिडिक इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी रीजन की वजह से ज्यादा है ना, तो आपकी पीएच कम होती है, एसिडिक पीएच होती है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों आपके पास कम है तो आपकी जो पीएच है वो ज्यादा हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन पीएच। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ज्यादा फेंकूंगा, मेरी पीएच ज्यादा होगी ना, तो इसको हम फिर कहते हैं रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस। फिर हम इसको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, ठीक है, रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस। तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बच्चों जो आपको सिम्टम्स आती है ना, मतलब लेट्स सपोज डॉक्टर जरा आप जाते हैं जरा वॉल ऑफ चाइना को देखने, ठीक है, लेकिन वहां पर जाते हैं इनको डिस्निया, टेकिपनिया, वॉमिटिंग, ये वाली सिम्टम आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो सारी सिम्टम क्यों आती हैं बच्चों, वो इस रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस, वो पीएच इंक्रीज होने की वजह से आती है, क्योंकि इंक्रीज पीएच जीआई डिस्टरबेंस करवाती है, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग होती है। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखना, जो उन्होंने ऊपर मेंशन भी की हुई है थी। हाँ जी, रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस काज करवा दी ना, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो आपको रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस होगी। और जब रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस होती है बच्चों, इसकी वजह से आपको एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। जो अक्सर लड़कियां मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाती हैं तो वहां पर जाके उनको सर दर्द करना शुरू कर देता है, वहां पर जाकर उनको फटीग हो जाती है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो इस वजह से होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है, रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा होती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर फेंक देते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं तो फिर आपको एल्टीट्यूड सिकनेस वाली सिम्टम आती है। इसलिए फिर हम पता है क्या करते हैं, इसके लिए वो एक बैग वाला फिनोमेना इस्तेमाल होता है। आपने क्या करना है, एक शॉपर लेना है, उसके उस शॉपर के अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना है।
एक्सहेल करने के बाद ना उसी शॉपर से आपने जो एयर उसमें फेंकी है ना, उसको आपने इनहेल कर लेना है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ठीक रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ठीक रहती है, आपको रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस नहीं होगी और ये एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं आएगी। काफी पेशेंट्स के अंदर ये चीज की जाती है कि अगर आपके पास सीटाजोलामाइड या ये वाली ड्रग्स नहीं है ना, तो ये बैग वाला फिनोमेना, एग्जैक्ट मेरे जेहन से उसका नाम निकल गया, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, बट उसमें हम करते ऐसे ही हैं कि आपने प्लास्टिक प्लास्टिक का बैग लेना है, उसको आपने मुंह उसके अंदर एक्सहेल करना है, फिर उसी गैस को आपने इनहेल कर लेना है। क्या आपको पता है उसके अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली है, और मैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा अपनी बॉडी के अंदर लेके जाऊंगा, जिसकी वजह से मेरी जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो सिकनेस वाली सिम्टम डिक्रीज हो जाती है। रिजॉल्व तो नहीं होती बट काफी हद तक ठीक हो जाती है। तो बच्चों, एल्टीट्यूड सिकनेस क्यों आ रही है आपको? डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड कम होने, दर्द होता है सर, नोजिया, फटीग है, लाइट हेडेडनेस है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, और ये चीज मैंने फेस की हुई है। हमें पता है ये जो किर्गिस्तान है ना, ये यहाँ सेंट्रल एशिया जो सारा है, ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है, और वहां पर जाके स्टार्ट के अंदर भाई स्लीप स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। शायद आप लोगों ने फेस की है या आप लोगों ने मतलब देखा है ये नहीं, बट मैंने ये चीज देखी थी, वाकई स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। कई कई दिन के अंदर स्टार्ट के अंदर आपको नींद नहीं आ रही होती, और अगर आप फील करो ना तो स्टार्ट के अंदर आपको टैकीकार्डिया भी होता था। तो उसका रीजन आज पता चला आप लोगों को, एल्टीट्यूड सिकनेस है, वो ज्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है, और वहां पर जो मतलब के पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो भी कम है, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं है बट स्टिल वो कम है। इसी वजह से आपने अक्सर कज्जे देखे होंगे, उनके ऊपर आप जो उनकी चीक्स हैं वो आपको बड़ी रेड नजर आती हैं, वो उनके अंदर पॉलीसाइथेमिया कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुका होता है। तो ये एल्टीट्यूड सिकनेस के बच्चों सिम्टम आपने याद रखनी है, दैट अकर्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों डिक्रीज हो रही थी? क्योंकि सर ऑक्सीजन कम थी। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। अब आओ बच्चों, क्रोनिक इंक्रीज इन वेंटिलेशन, वही बात है कि वेंटिलेशन इंक्रीज होगी ऑक्सीजन कम होने की वजह से, फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। अगर आपको मजे की बात बताऊं ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ जिसको हम आपकी पीएच, चलो मैं कह लेता हूँ, पीएच मेजर करके ना आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करूँ ना पैथोलॉजी के साथ। जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ एस्थमा का पेशेंट है, तो अगर हम देखने होगा ना एस्थमा वाले पेशेंट की प्रोग्नोसिस कैसी है, या इसकी डिजीज की वजह से इसके अंदर ना डिजीज की सिविरिटी कितनी है, उसके अंदर हम पीएच को देखते होते हैं। अगर उस बंदे की पीएच आ रही है ना ज्यादा, एस्मा वाला पेशेंट है, पीएच उसकी आ रही है ज्यादा, सॉरी पीएच उसकी आ रही है कम, एस्मा का पेशेंट है और उसकी आ रही है पीएच कम, इसका मतलब है भाई डिजीज की सिविरिटी ज्यादा है उसके अंदर। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है वैसे कैसे हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर किरण? मैंने कहा एस्मा का पेशेंट है, उसकी हमने ना डिजीज की सिविरिटी देखनी है कि वो ज्यादा है या कम है। तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी एसिड होगी ना। रिस्पायरेटरी, सर डिजीज की उसमें ये सिविरिटी होगा हमने ना देखनी है, तो मैंने कहा वो कार्बन डाइऑक्साइड की बेस के ऊपर या पीएच की बेस के ऊपर हम आपको बता सकते हैं, वो कैसे? CO2 CO2 अंदर होगी अंदर सर होगी सर ज्यादा, ज्यादा, तो तो एसिडिक एसिडिक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो तो ज्यादा ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा मीन्स। है मीन्स। चलो मैं आपको सिनेरियो क्रिएट करके देता हूँ। एस्थमा का पेशेंट है, उसकी जो पीएच है ना, वो पीएच है ज्यादा। आपने बताना है उस पेशेंट की जो डिजीज की सिविरिटी है वो ज्यादा है या कम? पीएच उसकी ज्यादा है, पुअर पुअर प्रोग्नोसिस होगी। प्रोग्नोसिस होगी। डॉक्टर का कहना है पुअर प्रोग्नोसिस। पहला सिनेरियो हमने बताया था इंक्रीज पीएच वाला। इंक्रीज पीएच के अंदर, हाँ जी, क्या प्रोग्नोसिस है इसकी? डॉक्टर फैज ने कहा सर पुअर है। एनीवन एल्स दैट इज एग्री विद डॉक्टर फैज? यस सर, यस सर। जी डॉक्टर जरा, आर यू एग्री? यस सर, यस सर। ठीक है जी, आप अब मैं इधर लिख लेता हूँ डॉक्टर जरिया, आप एफ एंड जेड। जी डॉक्टर सदका, व्हाट डू यू थिंक? एस्थमा का पेशेंट है, मैंने सिर्फ ये बताना है कि भाई इसकी डिजीज ज्यादा पुरानी है, मतलब कि वो क्रोनिक डिजीज हो चुकी है, या अभी इसको डिजीज रिसेंटली हुई है, तो हमने सर डिजीज की एक्यूट सिविरिटी है, बतानी है। हाँ जी, एक्यूट है सर। एक्यूट है सर। आपका भी कहना है कि सर इसके अगर पीएच ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? पुअर प्रोग्नोसिस है। इनडायरेक्टली आप भी यही कह रहे नो सर नो सर डिजीज डिजीज अभी अभी शुरू हुई है, शुरू हुई है, हैं। हाँ जी, मतलब मतलब पुरानी नहीं पुरानी हुई है। नहीं हुई है। ठीक लाइक है। उनका उनका कॉन्ट्रा है मेरा कॉन्ट्रा है मेरा आंसर। आंसर। बच्चों अब मेरी बात सुनो, अगर एस्मा वाला पेशेंट है, सिम्टम उसकी क्या है? अगर पीएच उस पेशेंट की क्या आती है?
इंक्रीज पीएच, ठीक है। इंक्रीज पीएच का क्या मतलब है? कार्बन डाइऑक्साइड कम है। कार्बन डाइऑक्साइड कम का क्या मतलब भाई? उसकी वेंटिलेशन ठीक है। आर यू एग्री? आर यू एग्री विद मी? पीएच ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी कम हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कम किस वजह से हो रही है? क्योंकि वो वेंटिलेट ठीक कर रहा है पेशेंट। वेंटिलेशन उसकी जो मतलब है ना वो ठीक हो रही है। ज्यादा वेंटिलेट करने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, जिसकी वजह से उसकी पीएच हो गई है ज्यादा। अब यहाँ पर हमें पता चला कि उस बंदे की जो वेंटिलेशन है वो ठीक है, उसके रिस्पायरेटरी मसल्स अभी काम कर रहे हैं। अगर रिस्पायरेटरी मसल्स काम कर रहे हैं, डिजीज ज्यादा पुरानी नहीं है। डिजीज ज्यादा पुरानी नहीं है। जब इस पेशेंट की पीएच होती है ना बच्चों ड्रॉप, पीएच क्या करते हैं हमने, अब इसकी पीएच हो गई है ड्रॉप। जब पीएच ड्रॉप होती है इसका क्या मतलब है? उसके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसका मतलब है कि भाई वेंटिलेशन नहीं हो रही प्रॉपर से। अगर वेंटिलेशन प्रॉपर से नहीं हो रही, रिस्पायरेटरी मसल्स फटीग हो चुके हैं। अगर रिस्पायरेटरी मसल्स फटीग हैं, इसका मतलब है डिजीज की सिविरिटी ज्यादा है, कंडीशन क्रोनिक है। लेकिन हम आगे डिस्कस करें, डोंट वरी। थोड़ा सा आप लोगों को झटका देना चाहिए। ये इस तरह चीजें रिलेट होती हैं। आगे आओ बच्चों। यहाँ क्योंकि उन्होंने ना ये क्रॉनिक इंक्रीज इन वेंटिलेशन लिखा होता है, मैंने आपको इसलिए वहां पर बता रहा था ये वाली चीज। अब डॉक्टर किरण, अब आपने तीन चार चीजें देखनी है जो आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर अगर आप रहते हो ना, तो आपके ब्लड के अंदर ये सारी चेंजेस आएंगी। सबसे पहले क्या होगा? आपकी एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा होगी। जो मैंने आपको कल बताया भी था, पैराग्राफ में बताया था, उसमें मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी बताया था। एरिथ्रोपोइटिन आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी। एरिथ्रोपोइटिन बच्चों क्यों ज्यादा होगी? आपको पता है सर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, किडनी को ऑक्सीजन कम मिल रही है। किडनी क्या करेगी? एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करवाएगी। जब एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा इंक्रीज होगी तो एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगी? रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज्यादा करवाएगी। एरिथ्रोपोइसिस ज्यादा होगी, ठीक है। अगर एरिथ्रोपोइसिस ज्यादा होगी, रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बनेंगे, हमारे पास हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगी। और उन्होंने रीजन क्या लिखा हुआ है? क्रॉनिक हाइपोक्सिया। कि मेरी किडनी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, किडनी क्या करेगी? एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करेगी। एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगी? रेड ब्लड सेल्स को ज्यादा करेगी, हीमोग्लोबिन को ज्यादा करेगी। जिसकी वजह से ये पेशेंट हमें कैसे नजर आ रहे हैं? पॉलीसेथीमिया की तरह नजर आ रहे हैं, मतलब इनकी बॉडी में रेडनेस नजर आती है। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहने वाले लोगों के अंदर आपको स्किन रेड कलर की नजर आती है, बिकॉज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल और इंक्रीज हीमोग्लोबिन और इंक्रीज हिमेटोक्रिट रेशियो। नंबर 2, सर इन लोगों के अंदर जो 2-3 बीपीजी है ना, ये ज्यादा होता है। क्या हमारे पास हुआ सर? 2-3 जो बीपीजी है ये हमारे पास ज्यादा होता है। और ज्यादा क्यों हो रहा है भाई? हाइपोक्सिया क्रिएट हो रहा है ना, ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं रही। जब उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, 2-3 बीपीजी ज्यादा होगा। पेशेंट के अंदर आपको राइट वर्ड शिफ्ट मिलेगी। और अगर राइट वर्ड शिफ्ट मिलेगी तो जो हमारे पास ऑक्सीजन के मालिक है उनकी रिलीज अनलोडिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये वाला कंसेप्ट है। तो दूसरा नंबर इंक्रीज टू थी, ये भाई एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया, ये सारे यू वर्ल्ड के एमसीक्यूज हैं। ऊपर आपको बताएंगे इस तरह लोग मतलब के कोई भी सिनेरियो देंगे, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रह रहे हैं, फिर नीचे पूछेंगे वो जो एरो वाले क्वेश्चन आते हैं ना सर का, वो उनके अंदर ये पूछा होता है, हाँ जी एरिथ्रोपोइटिन कम है ज्यादा है, 2-3 बीपीजी कम है ज्यादा है, सेल रीनल एक्सक्रीशन में बाइकार्बोनेट्स कम है या ज्यादा है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, एरिथ्रोपोइटिन भी ज्यादा है, 2-3 बीपीजी भी ज्यादा, मैंने रीजन भी बताया हुआ सर। और तीसरा बच्चों आती है रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द बाइकार्बोनेट्स। तो चूंकि देखो बच्चों हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है, रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा होगी, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, तो उनके अंदर क्या कंडीशन इंक्रीज थी? रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस। ये ऊपर भी हमने पढ़ाई है, देखो रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस, रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस। और रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं हम? आपकी किडनी बाइकार्बोनेट्स को बाहर निकालती है, ठीक है। तो तीसरा काम होता है इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द बाइकार्बोनेट्स टू कंपनसेट फॉर रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस, ठीक है जी। कैन ऑगमेंट विद एसिटाजोलामाइड। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? आपके पास रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस को रोकने के लिए मतलब ये एसिटाजोलामाइड ड्रग्स को यूज किया जाता है। नंबर 4 आओ, क्रोनिक हाइपोक्सिक पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है जी। तो ये वैसोकंस्ट्रिक्शन क्यों हुई आपको पता है? वही बात आई, हाइपोक्सिया होगा सर, पल्मोनी वेन्स के अंदर, पल्मोनी वेन्स के अंदर हाइपोक्सिया होगा, दैट कैन लीड टुवर्ड्स द वैसोकंस्ट्रिक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई, इन पेशेंट के अंदर आपको राइट हार्ट फेलियर मिलता है। राइट हार्ट फेलियर क्यों मिलता है सर? कोर पाल्मोनेल की वजह से। जी डॉक्टर सत्ता, व्हाट इज द कोर पाल्मोनेल? What is the core pulmonale? That we can see in the patient that is living in the high altitude. So it can how it's related with the core pulmonale. Ji, we are waiting for your brilliant answer. uh, due to due to lungs lungs प्रॉपर problem, बताएं, heart पूरा is पूरा related. सर्कल बताएं, पूरा पूरा सर्कट बताएं किस तरह क्रिएट होता है।
ओके सपोज करो अगर पोज नहीं करना, क्रोनिक वाकई हाइपोक्सिया ओके पल्मोनरी pulmonary वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो सर राइट वेंट्रिकल पे इफेक्ट पड़ेगा राइट वेंट्रिकल की फेलियर हो जाएगा सर अल्टीमेटली कैसे होगा ना? इट कांट पंप अगेंस्ट हाई प्रेशर कितना प्रेशर हाई होगा? बिकॉज पल्मोनरी में बहुत ज्यादा प्रेशर है। नॉर्मली कितना होता है? वापस आ रही आवाज 25 mm जी। तो पल्मोनी हाइपरटेंशन में कितना होता इट इज मोर देन 25 है? mm। हाँ, गुड हो गया। अब यहाँ पर ये देखो ना, लंग्स के अंदर हाइपोक्सिया हुआ, वैसोकंस्ट्रिक्शन हुई, वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से एरिया कम हुआ, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हुआ, और जो हमारे पास नॉर्मल 25 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर था, इट स्टार्टेड टू इंक्रीज टू मोर देन 25। ठीक है, जब ये मोर देन 25 होगा तो आपके राइट वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा टू पुश द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टुवर्ड्स योर लंग्स। तो उसकी वजह से ये बेचारा क्या करे, इसलिए कई महीनों से राइट वेंट्रिकल ज्यादा आपके पास पंप कर रहा था, फोर्सफुली पंप कर रहा था, हाई प्रेशर के सामने उसको सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पर आफ्टर लोड इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से हमारे पास राइट वेंट्रिकल का क्या हो जाता है, हाइपरट्रोफी। एंड दिस हाइपरट्रोफी एट द एंड कैन लीड टुवर्ड्स द राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। सर ये इसका पहला पॉइंट बस एक दफा रिपीट